तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो सबने, फुलेरा ने भी मुझे जो प्रेम दिया है वो शायद ही किसी को मिलेगा। जितना समर्थन मेरे पियर ने मुझे किया उतना ही समर्थन मेरे ससुराल ने भी मेरा किया। चीज़ का क्रम टूटता है तो कई तरह की मिथ्ये भी फैलते हैं। हमने देखा है लोगों को, कोई अनर्गल बोल रहा है, कोई गुस्से में धमका रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, वो इंसान ही है। पर स्कूल की लाइफ ही मेरे पॉलिटिकल करियर के पीछे निकल गई। तो ऐसा नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मगर मेरा मन सेटिस्फाई था कि भाई अपन ने 15 साल एक लंबा टाइम होता है। मैंने पहले निवेदन किया कि मैं बहुत चुनिंदा लोगों में से हूँ जो मेरे पिताजी के आशीर्वाद की वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। भाई साहब हम जानना चाहते हैं, जैसा आपका नाम है वैसा स्वभाव आपने कैसे मेंटेन किया है? ये तो कि ईश्वर की कृपा है। और एक सबसे बड़ी बात है, आपका नामकरण किसने किया? मैं समझता हूँ कि शायद मेरे पिताजी द्वारा ही मेरा नामकरण किया गया। जी, जैसा नाम आपका निर्मल नाम, निर्मल स्वभाव, और निर्मल स्वभाव के धनी आज शायद आपकी चर्चा भी इसीलिए होती है सबसे ज़्यादा कि आपका नाम निर्मल है। जैसा निर्मल नाम वैसा स्वभाव। देखिए, आदमी का स्वभाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि किसी को दूसरे को कष्ट ना हो। जी, तो इसमें अब मेरा नाम कुदरती अगर निर्मल है तो मुझे तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए। नाम को मेंटेन करने हाँ, के मेंटेन करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बात सही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप 24 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता आपने? लगभग 27.5 साल की। 27.5 साल। जी। तो चुनाव से पहले आपका क्या मानस रहा? आपने सोचा था राजनीति में आएंगे? देखिए, ये पूरा मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो मेरे पिताजी की देन है। उनकी समाज सेवा, उनकी तपस्या, इस पूरे क्षेत्र में उस ज़माने में उन्होंने, स्वर्गीय आनंदलाल जी ठेकेदार जी ने जो अबनेर में हॉस्पिटल बना के सरकार को देना, या मेडिकल कैंप लगाना, या पानी को लेके विशेष तौर से उन्होंने काम किए, और सोशल लाइफ उन्होंने जो अपनी जी है, और एक बिल्कुल गरीब परिवार से खुद अपनी मेहनत से उन्होंने पूरा अपना करियर बनाया, अपना सब कुछ बनाया कि आज हम लोग उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने गुडविल की वजह से पार्टी ने मुझे उस समय उचित समझा होगा कि, क्योंकि पिताजी को पार्टी कई बार मौका देना चाहती थी राजनीति में, मगर वो हमेशा राजनीति से दूर रहे, और दुर्भाग्य से 2005 में उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद मैं पार्टी में पहले से ही सक्रिय था, युवा मोर्चा में, और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके नाम की वजह से मुझे मौका दिया। युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे, अभी आप ओबीसी मोर्चा के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी। तो और मुझे जहाँ तक पता है, पार्टी लेवल पर आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी है। कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने आप को? पार्टी की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां और राजनीतिक जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसा दल है जिसमें आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, हमारे तमाम नेता। जब मुझे मौका मिला पहली बार पार्टी में विधायक का प्रत्याशी बनाया गया, मैं विधायक बना, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक पार्टी सभी समाजों के कोई ना कोई जो उभरते हुए लोग हैं, आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं या समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, पार्टी उनको बिना मांगे अपने आप कुछ ना कुछ देती है। और मेरे लिए सौभाग्य रहा कि 3 बार विधायक बनने का भी, टिकट का भी सौभाग्य मुझे अपने आप पार्टी ने दिया। और उसके बाद जो तमाम राजनीतिक सफ़र अभी तक का रहा, वो स्वयं अपनी इच्छा से पार्टी ने किया। वो कहीं किसी से मांगने की या जाके मिन्नत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पार्टी अपने लेवल पे अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो पार्टी मतलब पार्टी से टिकट लेने के लिए या राजनीतिक दलों से टिकट लेने के लिए दम कम दिखाते हैं, पैसे के दम पर या वोटर्स के दम पर या जाति के दम पर? देखिए, ये आर्थिक युग है, और एक समय था, हमने भी सुना था बचपन में, देखा भी है, 15 साल के करियर में भी देखा है कि राजनीतिक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। हमने जब भी पढ़ा, फिल्मों में देखा या लोगों से सुना, तो निष्पक्ष और भयमुक्त राजनीति होनी चाहिए।
और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि बाहुबल और धनबल कम से कम इस्तेमाल। मगर दुर्भाग्य है कि आजकल लोगों के पास धन की कमी नहीं है, तो हर व्यक्ति राजनीति को धन से तोलता है, तो ये गलत है। धन भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि धन आवश्यकता नहीं है, मगर धन ही सब कुछ है, ये मेरा मानना गलत है, कि बिल्कुल गलत है, मेरी सोच है। तो 15 साल के करियर में मैंने मेरी राजनीतिक करियर में कोशिश करी है कि धन बल का बढ़ावा कम से कम हो। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ है, पार्टी में कार्यकर्ता कई असंतुष्ट भी होते हैं, क्योंकि मैं भी बचता हूँ कि ऐसे कोई आक्षेप ना लगे, कोई धन का दुरुपयोग ना हो, कहीं अपनी बदनामी नहीं हो। तो उसकी वजह से अगर मैं पीछे हूँ तो हो सकता है, स्वाभाविक बात है कि मेरे से नीचे वाले कार्यकर्ताओं को भी पीछे होना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ें आती है। मगर आज का युग जो जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल में देख रहे हैं, किसी भी समाज में धन बल के आधार पर लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो आप जैसे आपने बताया आपके पिताजी की समाज सेवा को देखकर पार्टी ने आपको मौका दिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मान लो कोई राजनीतिक तौर पर उभर कर आना चाहे या राजनीति करना चाहे। देखिए, मेरा स्पष्ट संदेश है युवाओं को, और जो भी कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति एक वो क्षेत्र है जिसमें लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है। अगर ईमानदारी से कोई आदमी काम करे तो इसमें समय का भी खर्चा होगा, पैसे का भी खर्चा होगा, मानसिक रूप से भी खर्चा होता है और शारीरिक रूप से भी खर्चा होता है। तो मेरा तमाम उन साथियों से निवेदन है कि जो भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की राजनीति में स्वस्थ राजनीति आने के लिए अच्छे लोग आना आवश्यक है जी। और हर युवा को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो समाज में या देश के किस काम आ सकता है। अगर राजनीतिक रूप से वो काम आ सकता है तो निश्चित तौर पे सबको आगे आना चाहिए, मगर उसमें क्राइटेरिया तय होना चाहिए हमारा कि हम क्यों आना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम कुछ लेने के लिए आ रहे हैं तो ये गलत दिशा है। आप व्यापार करिए, नौकरी करिए या अन्य काम करिए, और हमने ये तय कर लिया कि हमें लेना कुछ भी नहीं है और देना ही देना है, परिश्रम करना है। तो आपको सुयोग्य जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, दावेदारी जताना चाहते हैं, उसके लिए आपको जनता के बीच में रहना चाहिए, समय समय पे जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, राजनीतिक दलों में अपनी दखल रखनी चाहिए। किसी भी विचारधारा में आप जाएंगे तो तमाम जनता का नेता बनना चाहिए, किसी एक जाति विशेष का या व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष का नेता ना होके सब लोगों को ये लगना चाहिए कि ये हमारा आदमी है, हमारी बात को सुनेगा, हमारी बात को आगे रख सकता है, या हमारे लिए ये काम आ सकता है। तो लोग आपके लिए अपने आप रास्ता बनाएंगे, अपने आप आपको मौका मिलेगा उचित समय पे, उचित स्थान पे। जी, मैं जानना चाहूँगा जातिगत राजनीति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले कई वर्षों से देखने में आया है जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिगत राजनीति उचित है? देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम जाति के खिलाफ काम करते हैं, मगर ये राजनीतिक चलती है संख्या के आधार पर जी, और सब पार्टियां शॉर्टकट चाहती हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, जिसको फसल में अगर हम बुआई करेंगे तो फसल हर पार्टी चाहती है कि अच्छी फसल कटे। तो एक साथ अगर किसी बहुसंख्यक जाति का कोई अगर वोट बैंक है तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि वो सारा हमारे साथ एक साथ खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं जातिगत जहर बहुत ज़्यादा राजनीति में घुला हुआ है, उसका हमने देखा है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोग नारा भी लगाते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई तक उसको बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरिट होती है 5 साल काम करने की, व्यक्ति की एक स्वभाव होता है जनता के बीच में रहना, या अपनी कार्यशैली होती है, वो सब 1 मिनट में गौण हो जाती है। कहीं ना कहीं जातिवाद उस पर हावी हो जाता है। तो वो एक बिल्कुल गलत परंपरा है, मगर अफसोस की बात है कि इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। इवन चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरी समाज का हो, कोई भी हो, जब वो स्थितियाँ बनती है, चुनाव आते हैं या होता है, तो ऑटोमेटिक एक ध्रुवीकरण बन जाता है जो स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। जैसे आपने अपने क्षेत्र में 15 साल के राजनीतिक कैरियर में आपने एक स्वच्छ छवि बनाई है। इसमें जातिगत, सामाजिक, धार्मिक कई पहलू जोड़कर लोग देखते हैं, तुलना करते हैं।
आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आप कह रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैंने स्वच्छ राजनीति करी है, स्वच्छ छवि बनाई। ये जनता तय करेगी, आप और मैं तय करने वाले नहीं है। हम उसको जो एक व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो नियमानुसार या संवैधानिक चीज़ें हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, मगर तय तो जनता के बीच में करना पड़ता है। हो सकता है जनता ने 2-3 बार पहले उसको सही माना, इस बार सही नहीं माना, तो मैं चुनाव भी हार गया। तो ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है कि भाई हमने सब कुछ सही कर दिया या हम सब कुछ सही है। जनता को क्या चाहिए? जनता अपना अलग नज़रिया सोचती है, उसको समय समय पे जनता को बदलाव भी चाहिए। जनता की कुछ बातें ऐसी होती है कि जो व्यवहारिक नहीं होती मगर जनता की पसंद होती है। तो ये कहना कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच के रहें। आज एक विधानसभा में एवरेज 2.5-3 लाख लोग होते हैं, लगभग 2-2.5 लाख मतदाता हैं, हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, तो कोई सभी ठीक नहीं होते। हम कोशिश कर सकते हैं, मैं भी कोई पूरा सही नहीं हूँ, कोई सामने वाला भी सही नहीं होता, मगर कोशिश करने की सबको अपना धर्म निभाना चाहिए कि हो सके जितना बच के हम जितना सही काम कर सकते हैं उतना अपनी मर्यादा में करना चाहिए। फिर भी गलतियाँ होती हैं इंसान से, इंसान ही। तो जैसा कि आपने बताया कि 27.5 साल की उम्र में आप पहली बार विधायक बने जी, तो बचपन में आपका भी कोई सपना रहा होगा। वो तो एक अचानक वाला था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों ने उम्मीद आपके साथ लगाई कि विधायक बनने चाहिए, आपका बैकग्राउंड था जो भी था। लेकिन बचपन में आपका क्या सपना रहा है कि मुझे बनना है? जैसे फिल्मों की आपने बात की कि फिल्मों में देखा कि स्वच्छ राजनीति है, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, तो आपका भी कोई सपना रहा होगा बचपन में? देखिए, ऐसा हर व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, चाहे बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो। मगर ये सौभाग्य मुझे बहुत ज़्यादा अवसर मिले नहीं, क्योंकि छोटी उम्र में ही, मैं 15 साल की उम्र में ही व्यापारिक लाइन में आ गया था पिताजी के साथ। पिताजी की स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता था, उनका स्वास्थ्य नरम था, तो ये सब चीज़ों के लिए कभी समय मिला नहीं। जिम्मेदारियां थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा पहले मिल गई और लगभग 19-20 साल की उम्र में शादी भी हो गई, तो ये सपना कभी रहा नहीं। मगर ये तय था कि अगर मुझे उचित समय पे कहीं ना कहीं अगर उस समय माहौल मिलता तो मैं टेक्निकल लाइन में कहीं ना कहीं, मेरा इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ता। टेक्नोलॉजी लाइन में मेरी विशेष रुचि रहती है, तो उस लाइन में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा इस तरह का एक हॉबी टाइप की चीज़ें थी पहले। चाहे सैटेलाइट का काम हो, या चाहे केबल टीवी का हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टॉर्च हो, तो ये थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता था, मगर वो सब इस काम में आने के बाद छूट गया, पीछे हो गया। क्या क्या बिजनेस है? पिताजी का अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम था, PhD कॉन्ट्रैक्टर रहे वो पूरे राजस्थान में, उन्होंने नाम कमाया। फिर ये मिनी सीमेंट प्लांट उन्होंने फुलेरा में स्थापित किए, खेती बाड़ी करी, तो उन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ काम किया। तो मैंने भी पहले भी निवेदन किया कि हम तो इसको संभाल लें तो बड़ी बात है, इसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। तो ये सीमेंट प्लांट स्थापित किया, ये कौन से समय, कौन से सन की बात है? ये मेरे बर्थ के पहले का उन्होंने नींव लगाई थी फुलेरा में, 1981 के 80s के आसपास में ये ज़मीन खरीद के, और फुलेरा को एक उद्योग नगरी के रूप में बसाने का उनका विशेष योगदान था। और वो समय का एक कालखंड था जब उस समय ये इंडस्ट्री चरम पे थी। आज बड़ी टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई, तो आज हम उस लाइन से बाहर हैं, मगर उस ज़माने में हम नंबर 1 पे किसी ज़माने में इस पूरे क्षेत्र में रहे हुए। तो आपको नहीं लगता है कि पिताजी ने जिस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, उस बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने कोशिश करी, अभी 2-3 साल पहले तक हम इसको खींच के लाए, मगर समय बलवान होता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। क्योंकि अब आज का जो युग है वो कोई 2-5-10 करोड़ रुपए की कोई वक़्त नहीं है, हज़ारों करोड़ रुपए, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आ गए। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर जगह जहाँ हम बैठे हैं वो सर्वाइव नहीं करती है। हमको माइंस भी बड़ी चाहिए। प्लांट अगर बड़ा करना है तो हमको प्लांट माइंस में जाके लगाना पड़ेगा, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर या कोटा है, निम्बेड़ा है, सिरोही है, तो वो एक अलग तरह की चीज़ें हैं। उसमें फिर बड़े ग्रुप्स आ गए। आज हम देख रहे हैं कि आज मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। आज हिंदुस्तान में छोटी कंपनियां सब खत्म होती जा रही है, तो बड़े ग्रुप्स आ गए। जैसे अभी सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो हाल ही में चाहे अंबुजा हो या डालमिया हो, छोटी मोटी कंपनियां मर्ज होकर अडानी ग्रुप आ गया नया, तो अल्ट्राटेक ने टेक ओवर कर लिया कईयों को। तो एक उस लेवल के ऊपर जाने के लिए अभी हम मेंटली या फाइनेंशियली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इस इंडस्ट्री में तो सरकार स्टार्टअप की बात करती है कि स्टार्टअप जनरेट होंगे, स्टार्टअप के लिए सहयोग करती है।
मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे एक्वायर कर लेगी तो स्टार्टअप कैसे? देखिए, कोई किसी भी चीज़ का कभी अंत नहीं होता, किसी की शुरुआत नहीं होती। हर चीज़ के रास्ते खुले होते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, आप हम सब जानते हैं। तो कोई ज़माना था कि फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता था, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो आप कैसे इसका मतलब कि मोबाइल गलत है, ये चीज़ गलत है कहना। वो भी एक अपनी दौर था, ये भी एक दौर है, और हर चीज़ का एक समय होता है। इंडस्ट्रियाँ बदलती रहती है, करने वाले की मेहनत के ऊपर, परिश्रम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप फुलेरा में शांति प्रियता के लिए पॉपुलर हैं। फुलेरा नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान में आप अपने राजनीतिक कैरियर में शांति प्रियता के लिए पॉपुलर हैं। तो ये आपने कैसे मेंटेन किया है या कैसे एडजस्ट किया है, ये व्यवस्था कैसे बनाई है आपने? सब ऐसा कुछ ही नहीं है, शांति प्रिय नहीं है। ये एक मानव स्वभाव है कि अगर आप एक सीमित दायरे में अपने परिवार तक सीमित है तो आप एक अलग भूमिका में हैं। एक व्यापारी या बिजनेसमैन की भूमिका में है तो एक अलग भूमिका आपकी आती है। आप कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई IAS अधिकारी हो, RS अधिकारी हो, तो एक आपका अलग नज़रिया होता है। एक पॉलिटिशियन एक ऐसा पद है, अगर उसमें अगर पद मिल जाए किसी व्यक्ति को, मैं MLA रहा हूँ, तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सबका समावेश है। तो हर व्यक्ति हमसे उम्मीद रखता है, एक अलग नज़रिए से हमको देखता है कि ये वो व्यक्ति है कि ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वो हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या मर्यादा है। तो हम आपके लिए तारे तोड़ के नहीं ला सकते, हम आपको नौकरी नहीं लगा सकते, हम रातों रात आपका ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, हम रातों रात आपके लिए विकास नहीं करा सकते, मगर एक शालीन व्यवहार रखते हुए, पोलाइट रह के आपसे ढंग से 2 मिनट बात कर सकते हैं। आपको मुस्कुराहट दे के हम आपको खुश कर सकते हैं, आपकी खुशी में या आपके गमी में हम जाके आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि है या नेता है तो उससे कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, वह सहज रूप से अपनी बात को रख सके। यही लोकतंत्र है जी। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आपके पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, आज भी उनकी एक समाज सेवक के रूप में अच्छी छवि है और शायद लोग जानते हैं आनंदी लाल जी ठेकेदार को कि अच्छे समाज सेवक रहे हैं। आप भी उनकी परिपाटी को मेंटेन किए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, पिताजी ने समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे जल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके साथ साथ कौन कौन से सेक्टर में काम किया? देखिए, वो बचपन की यादें जो मुझे पता है, उन्होंने मेरी माताजी और पिताजी बताया करते थे कि जब उनका परिवार में वो जब यंग एज में थे, शादी उनकी नहीं हुई थी, तो एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से उनको नसीब होता था जी। और उन्होंने उस ज़माने में घर छोड़ के सवाई माधोपुर जाके अपना जीवन शुरू किया। और उस समय 50 पैसे एक कारीगर को हाजिरी मिला करती थी। और पिताजी के इतना जुनून था कि वो उस ज़माने में जहाँ सारे लोग 50 पैसे कमाते थे, वो उस ज़माने में 1-1.5 रुपया कमाते थे, डबल तिबल काम करते थे और लोगों से। और वो समय था कि 50 पैसे से लेके 50 लाख रुपए रोज़ तक उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया। और उस सफ़र के दौरान उन्होंने जो देखा, कष्ट देखे, जो तकलीफ़ें देखी, क्योंकि वो खुद ने उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है। इस परिवार से वो निकले तो कोशिश करी कि परिवार के सब लोग भी आगे बढ़े। जिस गांव से वो निकले तो कोशिश करी उस गांव का भी कुछ ना कुछ वो वापस उस गांव को भी दें। जिस पूरे क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने कोशिश करी कि चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे PhD की लाइन, कॉन्ट्रैक्टर, आज तो हज़ारों लाखों ठेकेदार आ गए, कोई जानता ही नहीं, मगर उनका जो नाम और रुतबा था ठेकेदार जी के नाम से। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। जब पहले कार्यकाल मेरा 2008 में मैं MLA बना तो कांग्रेस की सरकार थी। PhD डिपार्टमेंट में जब कभी मेरा काम पड़ा और जो तमाम बड़े अधिकारी थे उनको मैंने मेरा परिचय दिया तो रेस्पेक्ट मिलती थी। मगर जब मैंने उनको बताया कि मैं PhD से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ख़ानदान परिवार, मैं आनंदी लाल जी का बेटा हूँ, तो जो रेस्पेक्ट मैंने उनकी आंखों में देखी वो आज तक किसी की आंख में नहीं देखी। और पूरे कार्यकाल में मुझे कभी किसी सरकार की या किसी मंत्री जी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे अधिकारियों ने ही काम कर दी, क्योंकि वो तमाम पिताजी को व्यक्तिगत जानते थे। आज कोई किसी उनके पास JN रहा था, कोई IN रहा था, आज वो चीफ इंजीनियर बन गए, कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर रहा। तो उन्होंने कहा कि यार उस आदमी का मुकाबला हमने कभी देखा नहीं, जो काम, क्वालिटी और टाइम बाउंड काम उन्होंने किया। आज भी उनकी बनाई हुई जो पानी की टंकियां हैं या CWR है, वो एक्सपायरी डेट निकलने के बावजूद यथावत खड़ी है
और डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है। तो उन्होंने वो त्याग और तपस्या करके अपना गाड़ी कमाई से जो मेहनत से पैसा कमाया, उसमें से भी उन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ वापस, चाहे सामाजिक सेवा में निकले। हमने तो उनके नाखून बराबर भी कोशिश नहीं कर सकते, उन्होंने तो अपने आप पूरा बना के किया है। हम तो उनके में से ही करेंगे जो भी करेंगे। आज मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं हूँ तो उन्हीं की संतान, उन्हीं के पीछे हूँ मैं तो। उन्होंने विरासत में दिया है, मैंने तो खुद ने क्या करा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक, मैं तो शुरुआत ही नहीं कर पाया। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। और बाकी जहाँ तक मेरे को पता है, बंदे बालाजी में जो नेत्र शल्य चिकित्सा इकाई के गवर्नमेंट की भी उसमें भागीदारी होती होगी? जी, गवर्नमेंट की तरफ से उसमें डॉक्टर्स और दवाइयाँ रहती है, अपनी तरफ से मेडिकल। कैसे शुरू हुआ वो कार्य? कि वो मेरे जन्म से पहले पिताजी ने किया था सर, मैं उस बारे में। 4 दशक होने वाले हैं। पिताजी ने जब वो कोटा कभी काम करते थे, उस समय कोटा झालावाड़ 12 साइड में पानी का काम करते थे, उन्होंने वहाँ एक कैंप देखा कि वहाँ के बिल्कुल गरीब लोगों के लिए सरकार खुद आई है अपने द्वार टेंटों में और वहीं ऑपरेट कर रही है और पूरा खर्चा वहाँ के लोकल लोग उठा रहे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने बंदे बालाजी को, उस स्थान को चुना जहाँ कुछ भी नहीं होता था। उस ज़माने में एक मंदिर होता था और एक छोटा सा कोई एक आधी दुकान होती थी। तो जंगल में आके उन्होंने वो व्यवस्था करी, तो उसी समय ज़मीन खरीदी और वहाँ मेडिकल टीम को लाए। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बोले ये तो पागल आदमी है, बोले यहाँ कहाँ कैंप लगेगा, ना हॉस्पिटल है, ना ओटी है, ना बिजली है, ना कोई धर्मशाला है। तो उन्होंने पिताजी ने टीलों के बीच में हाँ, कैसे ऑपरेशन? बिल्कुल कोई सुविधा ही नहीं थी। पेशेंट तो कहाँ से आएंगे और ऑपरेशन कहाँ होगा, तो ये संभव नहीं है, आज की तारीख में संभव नहीं है। तो 70s 80s की कल्पना अगर हम करें तो बिल्कुल नहीं था। मगर उन्होंने, जैसा उनका स्वभाव था और जो उन एक कर्मठ आदमी के रूप में, उन्होंने तुरंत 3 महीने के अंदर बिल्डिंग खड़ी करके उनको हैंड ओवर कर दी कि लो आ जाओ। तो वो उस समय तत्कालीन गवर्नर साहब उस कैंप का उद्घाटन करने आए, वो भी बहुत चक्के हुए कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है ऐसा काम। और लगभग 1500 ऑपरेशन उस जमाने में उस कैंप में वो उन्होंने पहले कैंप में करवाए थे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। जिस टाइम आंखों के लिए आंखों के ऑपरेशन के लिए कोई सब जो मेडिकल लाइन बहुत अछूती थी, लोग समझते भी नहीं थे कि बीमारियां किस प्रकार की होती है, गांठ क्या होती है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम क्या होती है, आंख में क्या दिक्कत होती है। उस जमाने में गवर्नमेंट की टीम को लाके और लगभग हम आज 35-40 से ज़्यादा कैंप वहाँ करा चुके। फादर के जाने के बाद भी 15-20 कैंप हम लगा चुके अभी तक। और क्योंकि कोविड का टाइम आया, कुछ मेडिकल सुविधाएं भी अब जनता को बहुत ज़्यादा मिल गई। आजकल आपका आयुष्मान भारत का कार्ड है, आपका राजस्थान सरकार की स्कीम से डेयरी कार्ड्स हैं। तो इसकी वजह से आज की तारीख में हो सकता है कि अब लोगों को कम लाभ उसमें मिल रहा है। मगर फिर भी हमने पिछले साल जब लगाया था 350 ऑपरेशन हुए, वो लोग हैं जो किसी स्कीम में काउंट नहीं होते। और ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपनों के द्वारा उतनी उनकी केयर नहीं की जाती जिनको आवश्यकता है, वो लोग उसमें आज भी आते हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? देखिए, मेरी एजुकेशन के बारे में मेरा ड्रॉबैक रहा। मैं 8th क्लास में जब चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में था तो मैंने पढ़ाई छोड़ के मैं बीच में आ गया था। फिर मैंने 10th करी, फिर 12th करी प्राइवेट, और 12th के बाद में फिर मेरा ब्रेक लग गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएशन पूरी करूँ आने वाले समय में। ऐसा क्यों हुआ? जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, समय नहीं मिला इस काम के लिए। भाई साहब, एक बात जानना चाहूँगा, ग्रेजुएशन के आपके दिमाग में कैसे आई? आप तो वेल सेटल्ड नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। मगर एक अगर इसको लेकर आप, मतलब जैसे जो यूथ है, जो एजुकेशन से विमुख हो रहे हैं बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बेसिक एजुकेशन बहुत आवश्यक है जी। आज वो जमाना गया कि आने वाला यूथ ये सोचे कि भाई मैं तुरंत ही डिग्री लेके और नौकरी मुझे मिल जाएगी, वो ज़माना गया। आज कंपटीशन का युग है। 95 का कोई वक्त नहीं है। आज 98 99 पॉइंट कितने ला रहे हो उसकी वक्त है। फिर भी मेरा सभी यूथ से ये कहना है कि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। तो इसको, एजुकेशन को आप एक सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा तक सीमित मानते हैं, या इससे अनुभव को आप महत्व देते हैं? कैसे, ये तो डिप्लोमा तक कैसे सीमित है? एजुकेशन कई मैंने ऐसी व्यवस्थाएं देखी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज देखी है, कई बार फोन आता है कि आप आओ मत आओ, लेकिन आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। शिक्षा का अगर धंधा कर रहा है तो उससे ज़्यादा खराब काम मैं मानता नहीं किसी को। ऐसे कई हॉस्पिटल्स भी हैं जो सेवा के नाम पे लोगों को लूटते हैं। डेड बॉडियाँ कई दिन तक रहती है, हमने देखा आईसीयू में, वेंटिलेटर पे। तो ये हर क्षेत्र में ऐसे गलत काम करने वाले लोग होते हैं, मगर इनसे हमको बचना चाहिए। मगर मेरा सभी युवा साथियों से इतना ही कहना है कि
बिना शिक्षा के हम अगर पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को देखें और हिंदुस्तान के अलावा पूरे ग्लोबल में देखें, हम पूरे वर्ल्ड में देखें, तो हम कुछ भी नहीं है। तो आज की युग ऐसा आ गया कि अगर आपको कुछ भी काम करना है तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको तो ऑपरेट करना, मोबाइल चलाना नहीं आता, आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो आप यात्रा भी नहीं कर सकते, आप कहीं मंदिर में दर्शन भी करने नहीं जा सकते, आप हो सकता है आपका मोबाइल का बिल भी नहीं चुका सकते। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जब तक आप एजुकेशन नहीं करेंगे तो आने वाला समय और ज़्यादा बिना इंसान की चीज़ें और ज़्यादा होने वाली हैं, बिना आपके इंटरफेयर के आईटी टेक्नोलॉजी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंसानों से काम नहीं होता और हर चीज़ समय पे चाहिए सबको। तो बिना शिक्षा के ये काम संभव नहीं है, तो सबको शिक्षित तो होना आवश्यक है। आपने जो ड्रॉबैक वाली बात की, ये मजबूरियां रही, कुछ जिम्मेदारियां रही, तो कुछ लापरवाही भी रही, पढ़ाई के प्रति रुचि भी नहीं थी। हाँ, ये हुई बात कि रुचि नहीं। कुछ रुचि भी कम थी, कुछ बहाना भी। अच्छा, पिताजी क्या नाम से बुलाते थे आपको? हाँ, वो निर्मल ही कहते थे। निर्मली कहते हाँ थे। जी। अच्छा सर, आपके बारे में एक चीज काफी सुनने को मिलती है, आपके ही क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में, लोग ये कहते हैं कि हाँ नाम तो निर्मल जी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या कहने वाले हैं, क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्योंकि आप 3 बार विधायक रहे और इस बार लोगों ने विश्वास भी नहीं जताया आप इस बार आपको जिम्मेदारी नहीं मिली एमएलए की जी। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो लोगों की विचारधारा है, मैंने कई लोगों से बात की इस संबंध में, तो उनका ये सवाल था इस तरीके का। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि सामाजिक जीवन में एक लंबी यात्रा बहुत बड़ी बात होती है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी मैं पूरे जीवन भर धन्यवाद दूंगा, तो भी मैं उनका धन्यवाद कभी पूरा कर नहीं सकता कि मुझ जैसे एक साधारण से लड़के को, जो कि जिसकी 27-28 साल की उम्र हुई, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, दोबारा जताया, तीसरी बार जताया, चौथी बार नहीं दिया मौका, कोई बात नहीं। तो मेरे लिए तो मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा जो हाइट मुझे मिली है वो इस क्षेत्र की जनता की वजह से मिली। हो सकता है कि जनता की उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरा। एज ए पॉलिटिशियन हर चीज़ कभी एक्सपोज करनी भी नहीं चाहिए, और ना मेरा ऐसा कुछ है कि जो एक्सपोज करने लायक है। हम तो खुली किताब है, जो है अपना तो खुला है। आज अपन पद पे थे तो भी हम जनता के बीच में, आज नहीं है तो भी जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं भी आम जनता होता और मेरी जगह एमएलए कोई दूसरा होता, तो 15 साल में मैं भी उससे एक मन बढ़ने वाली बात हो जाती है। अगर हम सुबह शाम भोजन करते हैं, सब लोग, सब अपने घर पे सब भोजन करते हैं, 15 साल की तो विशेष उपलब्धि है। अगर अपन सब लोग सुबह शाम भोजन करते हैं घर पे, आपको सुबह भी दाल मिले, शाम को भी दाल मिले, अगले दिन भी मिले, फिर अगले दिन भी मिले, तो आप लोग भी यार उब क्या जाते हैं। तो कभी कभार लोग चाहते हैं कि यार कुछ मसाला, कभी कोई सब्जी भी मिले, थोड़ा मसाला भी मिले। तो ऐसा ही है कि दाल खाते तो खाते परेशान 15 साल में लोग दाल खाते खाते परेशान हो गए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा मटर पनीर या कुछ भी, मलाई कोफ्ता मान लीजिए, वो खाने के थोड़े दिन आ गए, तो जनता को थोड़ा आनंद लेने दीजिए। वैसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, चुनाव जीतने के बाद में लोग एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, जैसे मान लो चाहे सरपंच का चुनाव जीत जाए, वो जयपुर में जाकर बसना चाहते हैं, अर्बन सिटीज़ में बसते हैं, लेकिन आपने फुलेरा को चुना रहने के लिए, आज लोगों के बीच में रह रहे हैं, इसका एक कोई विशेष देखिए, मैं जब फुलेरा में 95 में मैं फुलेरा में रहना चालू किया, मैंने 1995 में, जब मैं 15 साल की उम्र भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, और तब से मैंने जितने भी माननीय विधायक यहाँ पे रहे, उनके बारे में मैं जब सुनता था, लोग, हर आदमी की आवाज़ थी कि हम जाएं कहाँ, मिले कहाँ, जयपुर जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए गाड़ी के लग जाते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती, काम नहीं होते। तो मैंने ये चीज़ें कॉमन हर आदमी की, कार्यकर्ता की बात सुनी भी थी। और जब कुदरती सौभाग्य से मुझे मौका मिल गया, और मुझे मौका मिला, तो मैंने मेरे पहले चुनाव में लोगों से वादा किया था कि मैं कहीं भी रहूं, मगर मैं रहूंगा आपके बीच में, फुलेरा में जी, विद फैमिली में यहीं रहूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो वादा किया था, मैंने उसको निभाने की कोशिश करी है जी। वो कैसे भी समझ लीजिए आप। इवन 15 साल मैंने, अगर विधानसभा भी चली है, तो मैं समय पे वहाँ पहुँचा हूँ, और फुलेरा से ही मैंने अप डाउन किया है। और इवन मेरे बच्चे भी आज जयपुर में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी फुलेरा से अप डाउन कर रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति की जैसे ट्रेन में भी अप डाउन करते हैं, कभी मेरे साथ भी जाते हैं, कभी मैं भी जाता हूँ ट्रेन में। तो इसमें क्या बुराई है सामाजिक जीवन जीने में एक साधारण आदमी की? तो ये जीवन तो हमेशा रहने वाला है।
जो प्रोटोकॉल वाला जीवन होता है वो कुछ समय के लिए आपको राजी कर सकता है, मगर जो आप हैं वो हमेशा रहने वाले हैं। तो मुझे तो खुशी है इस बार की, इस बार मौका नहीं भी मिला मुझे तो मेरा थोड़ी सी टेंशन भी मुझे कम हुई है, थोड़ा खुद के लिए भी समय मिला है, थोड़ा घर को भी देखने का टाइम मिला है। तो मगर फिर भी मैं जनता के बीच में, तो जनता का स्नेह है, प्यार है। आज भी लोग डेली सुबह शाम मिलते ही हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, तो लोग आज भी उम्मीद रखते हैं कि भाई ये हमारी सुन लेगा। हो सकता है सामने वाला जो मेरे प्रतिनिधि जीते हैं वो अपने निजी काम में व्यस्त होंगे, उन्होंने कुछ वादे भी करें, तो हो सकता है वो भी आने वाले टाइम में पूरे करेंगे, वो भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं तो मेरा जैसा पहले था, मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही रहूँ। आपने ट्रेन की बात करी, फर्स्ट टाइम ट्रेन में कब बैठे थे, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेन का? आप कभी जनरल डिब्बे में सफर किए हो आप? सैकड़ों बार। नहीं, फर्स्ट टाइम आप विधानसभा विधायक बनने से पहले सैकड़ों बार बैठा हूँ। फर्स्ट टाइम अब याद ही नहीं है, बचपन की याद है। बाकी आज भी मेरा विधायक कार्यकाल में भी कई बार ट्रेन में गया, और जो साल 2024 रहा मेरे लिए, अभी ये पिछला साल जो रहा है, बहुत भाग दौड़ का साल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि ये भी फ्री है, तो पार्टी को भी लगता है कि फ्री है। तो मुझे यहाँ लोकसभा का भी काम मिला, फिर राज्य से बाहर का भी काम मिला, फिर दिल्ली का भी काम आया, झालावाड़ कोटा का भी काम खूब मिला पार्टी का। तो मैंने ट्रेन की सफ़र बहुत किया। पिछले साल मैंने लगभग ज़्यादा नहीं तो 50 यात्राएं रेलगाड़ी की मैंने पिछले साल ही करी है, सारी फुलेरा से ही करी है। तो 3 बार विधायक रहे, उस समय ज़्यादा बिजी थे या अब विधायक नहीं है तो ज़्यादा बिजी है? मैं समझता हूँ मैंने जब से होश संभाला मैं बिजी रहा हूँ। अरे नहीं सर, बस 2 कार्यकाल जब से मैं व्यापारिक लाइन में आया हूँ या फुलेरा आया, तो मैंने तो कभी अपने आप को फ्री कभी देखा नहीं। मैं तो 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, विधायक थे तब, अब नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारियाँ उस समय भी पूरी थी, जिम्मेदारियाँ आज भी पूरी है। अपनों के लिए समय भी निकालना पड़ता है, कार्यकर्ताओं के लिए भी समय निकालना पड़ता है, काम के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। बाकी व्यस्तता में पहले भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। मैं सर एक बात जानना चाहूँगा, आपने ट्रेन में खूब सफ़र किया है और मैंने देखा है अधिकांश लोग ट्रेन में विदाउट सफ़र करते हैं, क्या आपने कभी विदाउट सफ़र? आज तक नहीं, विदाउट टिकट आज तक नहीं किया। हाँ, एक बार किया है, जब कोई एक ट्रेन का उद्घाटन होने वाला था, हमारे माननीय सांसद राज्यवर्धन जी थे उस समय, तो वो तो पहुंच गए फुलेरा, मैं विधानसभा था। फिर उनका मैसेज आया कि आप वो ट्रेन चालू होने वाली है उसी में बैठ के आओ, फुलेरा से उसको झंडी दिखाएंगे, तो तब मैं विदाउट उसमें बैठ के आया था। अच्छा, एज ए गेस्ट, एज ए पैसेंजर नहीं, क्योंकि मैं उसमें इनवाइटी गेस्ट था एज ए एमएलए। तो अधिकारियों ने कहा कि आप तो तुरंत आ जाइए साहब, आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा था मेरे पास टिकट नहीं है। बोला आप तो इनवाइटी गेस्ट हैं, आप तो आइए। अच्छा, बाकी मैंने कभी बिना टिकट यात्रा नहीं की। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो विदाउट टिकट सफ़र करते हैं? देखिए, ऐसे लोगों रेल नगरी के आप मुखिया हैं। मैं समझता हूँ कि 2 तरह के यात्री होते हैं। एक होता है मजबूरी। अगर कोई व्यक्ति मजबूरी है, इमरजेंसी है, टिकट नहीं ले पाया, उसको बहुत आवश्यक काम के लिए जाना है और वो बाई चांस कभी गलती करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलती उसकी माफ़ करने योग्य है जी। एक आदमी आदतन ऐसी गलती करता है, जानबूझ के इसको हल्के में लेता है और मजाक में लेता है, तो वो हो सकता है वो कुछ समय के लिए खुद खुश हो जाए, मगर वो देश के योगदान के लिए उसने कुछ नहीं किया। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। एक जायज़ जो मांग एक हमारी रेलवे की है वो उसको पूरी करनी चाहिए। वो किसी भी सफ़र में, चाहे बस का करे, चाहे रेल का करे, चाहे किसी भी यात्रा करे, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। और कोई आदमी इमरजेंसी में, कोई मजबूरी में कोई आदमी कर रहा है, तो वो कोई उसका गुनाह नहीं है। ऐसे कभी कभार कोई आदमी गलती कर भी सकता है। रेल नगरी है, इसको उद्योग नगरी बनाने का सपना देखा ठेकेदार जी ने। देखिए, ये एक ऐसा इशू है, इसके लिए 15 साल में भी विधानसभा में भी रहा, हमने बहुत कोशिश करी, भारत सरकार तक बात पहुंचाई, राजस्थान सरकार तक पहुंचाई। ऐसी बात नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई है। और बहुत दिन दूर नहीं कि जब आने वाले समय में हमारी भौगोलिक स्थिति हमें इस लायक लाएगी। आज की तारीख में कोई भी इंडस्ट्री अगर सबसे पहले आती है तो उसको 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आप समझते हैं, आप भी उद्योग आपके नज़दीक ही हाईवे पे, सबसे पहले तो आती है रोड कनेक्टिविटी। अगर नेशनल हाईवे पे कोई चीज़ है तो हर आदमी, बड़ा उद्योगपति उसको प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उसको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी मिलता है। तो इस मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा ही पीछे है। हम स्टेट हाईवे तक तो पहुँच गए, मगर नेशनल हाईवे एक भी हमारे विधानसभा में नहीं आती। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा आता है कि कोई भी एग्रो इंडस्ट्री आए या केमिकल इंडस्ट्री आती है तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पानी के सोर्स जो है वो खारे पानी के सोर्स हैं, मीठा पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पीने के भी पानी की बड़ी समस्या रहती है। आज भी ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहाँ पानी पर्याप्त पहुँच रहा है। तो उसको हज़ारों लाखों लीटर अगर किसी इंडस्ट्री को पानी चाहिए तो उस मामले में भी हम फिट नहीं होते। तीसरा आता है मैन पावर। आज कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसको लेबर अगर सस्ती अवेलेबल नहीं होगी तो वो आदमी अपना, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ कोई अरबों रुपए की इंडस्ट्रियाँ लगती है तो वो भी बहुत कम मार्जिन पे वॉल्यूम पे काम करती है। हमने देखा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। तो ये तीनों चीज़ों में हम कहीं ना कहीं आज की तारीख में फिट नहीं हो रहे। हम फिट होंगे कुछ आने वाले समय के बाद। क्यों? कि जब ज़मीनें हाईवे पे बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जयपुर के आसपास ज़मीन नहीं मिलेगी, उद्योग लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी, आबादी बस जाएगी, तो कोई पोल्यूशन की एनओसी नहीं मिलेगी, किसी को एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी, किसी को ज्योग्राफिकली अलग तरह की लैंड चाहिए, तब हमारी कदर होगी। तब हो सकता है हमारा सामर का खाल्डा है वो काम आ जाए, हो सकता है नरेना में हमारे पास सैकड़ों बीघा ज़मीन पड़ी है वो काम आ जाए, हो सकता है हमारे रेलवे स्टेशन का हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा मिले। तो उसके लिए हमें अभी और तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जोग्राफिकली हम रेल के अलावा कोई दूसरी चीज़ पर फिट नहीं हो रहे। तो रेल के ऊपर भी कोई इंडस्ट्री अगर आती है तो उसको 3-4 चीज़ें, मूलभूत चीज़ें चाहिए। उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। अभी हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है। उसको पानी चाहिए, तो पानी के लिए हम बिल्कुल बैकफुट पे हैं। आज कोई भी इंडस्ट्री को हम इन्वाइट करके लाएं, 2, 5, 10, 20, 50 करोड़, 1000 करोड़ कोई इंडस्ट्री लगाएगी तो उसको, उसके हज़ारों आदमी भी आएंगे तो उनको भी सर्विस चाहिए, वहाँ कॉलेज भी चाहिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी होगी, वहाँ और भी हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो कई तरह की एक चेन बनती है उस पर। मगर उसके लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ें हमारे इस पूरे क्षेत्र में आज भी उपलब्ध नहीं है। तो एज ए इंडस्ट्री अगर हम इसमें बात करें उद्योग लगाने के लिए, तो कोई बहुत बड़े उद्योग यहाँ पे सर्वाइव करने की स्थिति में आज की तारीख में सरकार की बहुत बड़ी मदद के बिना संभव नहीं है। मगर सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है, मगर हम आम लोगों तक कम से कम पीने का पानी तो पहुँचे, उसके बाद इंडस्ट्री तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब ERCP का काम होगा या रिवर इंटरकनेक्ट का काम होगा तो कहीं ना कहीं कालक बांध में हमको अतिरिक्त पानी मिलेगा। मेंढा नदी में पानी आने की संभावना है। हमारे छोटे छोटे बांधों में भी रिचार्ज होगा। तो वो दिन भी दूर नहीं है, जब वो समय आएगा तो निश्चित तौर पे इंडस्ट्री की ओर भी हम अग्रसर होंगे। 3 बार विधायक रहे, 3 बार में से 2 बार आप विपक्ष में रहे। पिछला कार्यकाल आपका बहुत अच्छा रहा है। विधानसभा में भी आपका नाम काफ़ी गूंजा और सांबर आपका एक स्वर्णिम इतिहास कह दें या देश की नमक के लिए विख्यात सांबर झील है। नमक उद्योग को लेकर आपने इसको मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए या टूरिज्म को लेकर? 15 साल में 10 साल तो मुझे विपक्ष में रहने का मौका मिला जी। आम जन ये समझते हैं कि हमने हमारा नेता चुन दिया जी, अब ये उसकी जिम्मेदारी है। ऊपर चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे आर्थिक काम हो, चाहे विकास के काम हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पर्सनल काम, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राज कैसे चलता है। अगर सरकार मेरे अनुकूल नहीं है तो मैं तो जीत गया, मैं तो प्रतिनिधि बन गया, मगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हर कदम पे हमें गलत साबित करने में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल का ड्रॉबैक तो ये रही है। और जहाँ तक नमक इंडस्ट्री की बात आप बता रहे हैं, तो एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील खारे पानी की नमक की झील वो हमारे इस क्षेत्र से लगती भी है। उसमें थोड़ा सा भाग अपना है, बहुत ज़्यादा भाग नागौर का है, कुछ भाग अजमेर में भी। तो उस पर्टिकुलर मामले को मैंने विधानसभा तक गुंजाया, कमेटियां भी बनी, जो अवैध दोहन होता है उसका भी है, मगर कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट आया कि आज सांबर साल्ट जो हमारी सरकारी कंपनी है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के स्टेक होल्डिंग है दोनों की, वो लगभग पिछले 7-8 साल से प्रॉफिट में चल रही है। एक वो समय था कि जो बंद होने की कगार पे थी, इनकी सैलरियाँ नहीं मिलती थी, इनको पेंशन नहीं मिलती थी। आज लगातार 7-8 साल से, क्योंकि सरकार का विशेष फोकस हुआ है, NGT भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां भी लगी, हाई कोर्ट ने भी उसमें सख्ती दिखाई, तो कहीं ना कहीं जो अवैध दोहन था उस पर बहुत कमी आई है। और जो सरकारी कंपनी का जो मुनाफा बढ़ना था, प्रोडक्शन बढ़ना था, उसमें एक अच्छा खासा इजाफा आया है। और उसी की वजह से ये है कि ये कंपनी आज वापस अपने पैरों पे खड़ी हो गई। हो सकता है निजी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि जयपुर ज़िले में
कहीं भी निजी नमक जमाने की परमिशन नहीं है। आज नावा अजमेर में निजी लोगों को है। कहीं ना कहीं कंपनी के जो एक्ट है या इनका एग्रीमेंट है, उस ज़माने में स्टेट टाइम में आज़ादी के पहले के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं उसमें आड़ी आ रही है। उसके लिए डीपली स्टडी मैंने एक बार की थी पहले, मगर अब ये कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार और स्टेट सरकार के जो अधिकारी हैं, लाल फीताशाही की वजह से भी ये चीज़ें पीछे रही हैं जी। राजनेता चाहते हैं कि काम हो, मगर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि हर चीज़ राजनेताओं के अनुकूल हो जाए, तो उसकी भी कमी रही। मगर उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि आज जो हमारी कंपनी थी वो एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आके और भारत सरकार की एक कमाऊ कंपनी के रूप में वापस स्थापित होने का नए आयाम करने जा रही है। ये लाल फीताशाही वाला जो आप बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये कौन सी सरकार में ज़्यादा इस पे जो अंकुश नहीं रहता है, बेलगाम जो? देखिए, ऐसा है कि अगर हम इतिहास में जाएं, जब आज़ाद भारत हुआ था उस समय के राजनेताओं की जो इच्छा शक्ति और अधिकार थे, और आज के राजनेताओं और इच्छा शक्ति को अगर हम जोड़ें उनके अधिकारों को, तो मेरी निजी ओपिनियन है, आपको इसको पार्टी की या नहीं माने, मेरे ख्याल से आज की तारीख में मुश्किल से 25-30% भी अधिकार राजनेताओं के पास नहीं रहे। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही मान लीजिए आप, एक ऐसी चैनल है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके अनुकूल माहौल रहे, हमेशा वो कंफर्टेबल जोन में रहे। सरकारें आती है जाती रहती है, राजनेता बदलते रहते हैं, एमएलए एमपी बदलते रहते हैं, वो हमेशा स्थायी रहते हैं। तो ये चीज़ हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और इस पर गंभीर मंथन करने की आवश्यकता है। मेरे 15 साल के करियर में 2008 से 2023 तक में इतना फ़र्क आ चुका है, इतनी गिरावट आ चुकी ब्यूरोक्रेसी में मान लीजिए, सरकार में मान लीजिए, और डे बाय डे ये चीज़ कम नहीं होगी। क्योंकि जनता जब भी नए राजनेता बनाती है, नए लोग राजनीति में आते हैं, वो भी आने चाहिए, पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे। तो जब नए आते हैं वो कुछ करने की स्थिति में आए, कुछ समझने की स्थिति में आए, जब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है दोबारा उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता, तब तक परिस्थितियां बदल जाती है, तब तक कानून बदल दिए जाते हैं, अपने आप नए कानून आ जाते हैं, अपने आप नोटिफिकेशन निकल जाते हैं। तो क्योंकि हम ट्रेजरी के लोग हैं, हम राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उसकी देखरेख के लिए, हम कोई सरकारी नौकर नहीं है, हम सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं है और स्थायी नहीं है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने हमें 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है उनकी देखरेख के लिए या सरकार के काम की देखरेख के लिए। तो हम लोगों की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमित दायरा होता है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ही पीछे से काम करती है। तो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हावी होना ये हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ है। चाहे सरपंच साहब से लेके और एमपी साहब तक, हर जगह अगर ब्यूरोक्रेसी हावी होती है तो ये जनता के अधिकारों पे हनन है, और जनता की सुनवाई ना करके एक डिक्टेटरशिप को हम लागू करने की ओर कई बार बढ़ जाते हैं अफसरों की कमी की वजह से। तो 10 साल आप विपक्ष में रहे, तो कई बार आपके काम अटके होंगे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार कहाँ फंस गए? ना तो काम हो रहे हैं, ना तो ऊपर वाले, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुन रही है, ना राजस्थान की सरकार सुन रही है, ना ही जो अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं? क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और लोगों की उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई है, जवाब देते नहीं बन रहा है। बिल्कुल, ये अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा। जनता को मैंने आपको पहले निवेदन किया कि जनता, आज भी हिंदुस्तान की जनता वोट देने के लिए जागरूक तो है, मगर वो किस आधार पर वोट देने के लिए जागरूक है? वो जातिगत आधार पर जागरूक है, वो अपने क्षेत्र के आधार पर वोट देने के लिए जागरूक है। उनको आज भी ग्रामीण जनता राजस्थान की कितने वोट डालती है आपको जानकारी है? 6 वोट ग्रामीण के लोग देते हैं हर 5 साल में, 6 बार वोट करते हैं। वार्ड पंच का वोट करते हैं, सरपंच का करते हैं, पंचायत समिति का करते हैं, जिला परिषद का करते हैं, एमएलए का करते हैं, एमपी का करते हैं। शहरी क्षेत्र में 3 बार मतदान होता है। वार्ड पार्षद या चेयरमैन, जो भी पद्धति सरकार बदलती रहती है, एमएलए, एमपी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो 3 बार वोट देते हैं। और जो गांव की जनता है, जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करती है, सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हो, या हमारे श्रम देने वाले हमारे श्रम योद्धा हो, वो सब 6 बार वोट देते हैं। मगर उनको आज भी ये पता नहीं है, बहुसंख्यक लोगों को आज भी पता नहीं होता कि एक वार्ड पंच का काम क्या होता है, एक पंचायत समिति का क्या अधिकार होता है, एक सरपंच का क्या दायरा होता है, एक जिला प्रमुख का क्या काम होता है, एक एमएलए का क्या पावर होती है, और एक सांसद का क्या कर्तव्य होता है। आज भी जनता को पता नहीं।
तो कहीं ना कहीं ये जानकारी के अभाव में अगर लोग सही चीज़ को जान के मतदान करना जिस दिन सीख जाएंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा तकलीफ उसी दिन समाधान हो जाएगी। हम एक हैंडपंप के ऊपर तो लोकसभा का वोट डाल देते हैं, तो कौन अवेयर करेगा लोगों को? जनता। जब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजनीतिक दल, राजनेता, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो जनता को अवेयर नहीं करता। मगर दुर्भाग्य ये है कि लोकतंत्र, मैंने एक बहुत बड़ी बात की, लोकतंत्र में मुंडियाँ गिनी जाती है। जनता जो सुनना चाहती है हम वो उनको सुनाना चाहते हैं। जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे जिमने में आए, जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारा एक फ़ोन उठा ले, उसी पर समाधान कर ले। तो हमको सबको, चुनिंदा लोग हैं, समय भाग रहा है तेजी से, सबको पद चाहिए, सबको चुनाव लड़ना है, सबको सत्ता में आना है, सबको बाहर जाना है। तो जनता के अनुरूप जब काम होगा तो इसमें और ज़्यादा समय लगेगा सुधरने में। जिस दिन जनता ठान ले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम करो अपना काम, तो नेताओं को, सारों को परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने 24 घंटे में से 25 घंटे काम करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। मगर वो दिन अभी आया नहीं हिंदुस्तान की जनता में, जनता भी जागरूक नहीं है। 15 साल के आपने कार्यकाल में कोई साबित किया जो बता सकें कि हाँ मैंने ये काम जो संभव नहीं था और इसे मैंने जमीनी स्तर से खड़ा किया है यहाँ विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ऐसा कोई पैमाना नहीं है, कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि मैं अपने आप को साबित कर दूं कि मेरे से पहले वाले कुछ नहीं कर पाए या मेरे से आने वाले कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कोई पैमाना नहीं है। आज पैमाना सिर्फ एक ही है कि जो भारत का संविधान एक प्रतिनिधि के रूप में, विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में जो कर्तव्य एक व्यक्ति के होने चाहिए, उसमें से हमने कितना प्रतिशत निभाने की कोशिश करी। ये अंतरात्मा से सारे राजनेता, सारे पार्टी के लोग अगर अपना ले तो मैं समझता हूँ कि 100% तो कर ले तो भगवान ही बन जाते हैं। तो 100% कोई नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उसके दायरे में, कानून की मर्यादा के दायरे में, वो अपना परिश्रम करने का हम सबको कर्तव्य निभाना चाहिए, बाकी भगवान करने वाले। मैं साहब अंत में एक बात और जानना चाहूँगा। अपन फुलेरा विधानसभा की बात करें, फुलेरा विधानसभा भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर धनी है। इतिहास यहाँ का स्वर्णिम रहा है। देवयानी, सांबर साल्ट, और ऐसा कहते हैं यहाँ होली के अवसर पे नंदी महाराज का एक जो बहुत भव्य मेला निकलता है, ऐतिहासिक है जी। तो टूरिज्म के लाखों अवसर है यहाँ पर, लेकिन टूरिज्म यहाँ पिछड़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। भौगोलिक स्थिति को लेकर ऐतिहासिक स्थिति की बात करें तो देवयानी सरोवर जो राजा ययाति की अर्धांगिनी वाइफ थी, पत्नी थी, उसका सरोवर है। शमिष्ठा और देवयानी ये 2 वाइफ बताते हैं ऐसा। और यदुवंश की शुरुआत इसी से हुई बताई, ऐसा कहते हैं। देखिए, मैं निवेदन करूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और एक गौरवमयी इतिहास हमारे क्षेत्र का रहा है। चाहे जोगनेर ज्वाला माता हो, चाहे शाकंभरी माता हो, चाहे देवयानी हो, चाहे वंदे के बालाजी हो, चाहे नरैना का दादू धाम हो, ये एक मिनी काशी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और इस ओर लगभग राजस्थान में 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और लगभग उतने ही समय तक यहाँ के प्रतिनिधि भी जो आपने टूरिज्म वाली बात बोली, बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया। लगभग 50 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है राजस्थान में जी। इतना ही समय केंद्र में भी रही है जी। और इतने ही समय लगभग इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने ही प्रतिनिधित्व किया है। इवन आज के जो हमारे विधायक महोदय, इनके पिताजी ने भी लगभग 20 साल से ज़्यादा यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। किसी भी व्यक्ति ने यहाँ के गौरवमयी इतिहास को, इसके पौराणिक महत्व को कभी भी आम जन के बीच में या राजस्थान की दृष्टि से या देश के मानचित्र पर लाने की कोशिश नहीं करी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जो 2003 से 2008 का उनका कार्यकाल था। उसमें वो स्वयं शाकंभरी माता के मंदिर के दर्शन करने पधारी पहली बार। उन्होंने देवयानी की भी रिपोर्ट ली और उन्होंने एक सर्किट बनाया, टूरिज्म सर्किट बनाया और केंद्र को प्रपोजल भेजा। और दुर्भाग्य से 2008 में उनकी सरकार चली गई, गहलोत साहब की सरकार आई, मैं खुद विधायक बन गया। एक नया पैसे का काम इस क्षेत्र में नहीं किया। मुझे वो दिन याद है जब शांति धारीवाल जी प्रभारी मंत्री थे, हमारे लालचंद कटारिया जी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, और सांबर के नगरपालिका के चुनाव में
वो खुद आके अपने मुंह से 1 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए थे। वो 1 करोड़ रुपए आज तक नहीं लगे कांग्रेस सरकार के, मैं उसका साक्षी हूँ, सामर की जनता साक्षी है। फिर 2013 में जब दोबारा माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई और लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के काम उन्होंने पहली बार सामर में, शाकंभरी माता में, नरेना के दादू द्वारे में, किसी भी सरकार का अगर 1 रुपया पहली बार कभी खर्च हुआ तो माननीय वसुंधरा जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2013 से 18 के कार्यकाल में टूरिज्म सर्किट के तहत 100 करोड़ के विकास के काम हुए। उसके तहत टूरिज्म फैसिलिटियाँ बनी, सड़कें बनी, जितने भी हमारे घाट थे, सरोवर थे, उनकी सफाई हुई, वहाँ कोटा स्टोन लगा, सैंड स्टोन लगा, मार्बल ग्रेनाइट के काम हुए, रेनोवेशन हुए, उस ज़माने की तकनीक हुई, हमारा सर्किट हाउस हुआ। अब दुर्भाग्य से 18 में फिर हमारी सरकार चली गई और 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं किया आज तक। और अब पिछले 1.25 साल में माननीय भजनलाल जी की सरकार जब से हमारी आई, माननीय दिया कुमारी जी हमारी टूरिज्म मंत्री बनी, पिछले साल भी भव्य रूप से हमने सांबर महोत्सव कराया, लाखों की संख्या में राजस्थान से लोग आए। और इस साल जब 2025 में वो कार्यक्रम हुआ, एक वीडियो फुटेज है, मैं आपको भेजूंगा, लगभग एक दिन में कितनी संख्या हमारे यहाँ आ सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग एक दिन सांबर घूमने आए। तो ये सांबर महोत्सव में सांबर को देखने के लिए आए हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो सरकार निरंतर, अभी वर्तमान सरकार हमारी पूरा प्रयास कर रही है और उसके सफल परिणाम हमें मिले हैं कि यहाँ आज होटल इंडस्ट्री के लिए एक नया गेटवे हमारे लिए खुला है। आज कम से कम आधा दर्जन होटलें वहाँ पे बन चुकी है, नई और प्रगतिशील है। नए सेक्टर्स आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए, टूरिज्म इंडस्ट्री को, हमारी गाइड इंडस्ट्री वहाँ पे पनप रही है। माता जी के वहाँ अच्छी फैसिलिटी वहाँ के ट्रस्ट ने भी करी है, सरकार ने भी करी है। तो ये एक अनछुआ पहलू जो जयपुर के नज़दीक होने का हमें लाभ आज तक नहीं मिला था, वो तत्कालीन सरकार वसुंधरा जी की और आज की वर्तमान भजनलाल जी सरकार मिलके वो एक नया आयाम स्थापित कर रही है। आने वाले 1-2 साल में जितने भी व्यक्ति जयपुर के गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, जितने भी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे, उसमें से बहुत बड़ी संख्या खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, बहुत बड़ी संख्या सांबर जरूर आएगी। ये राजस्थान के मानचित्र में परमानेंट सांबर का नाम जुड़ने जा रहा है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चल रही है, उसके लिए तैयारियां पूरी हो रही है। और एक सांबर एक अपना जो पौराणिक महत्व रखता है, उसको कहीं ना कहीं उचित स्थान अब मिलने की संभावना है। जैसे ढूंढाड़ का सेंटर जोबने रहा है और यहाँ से ये ऐतिहासिक इसका इतिहास है जी, तो इस पर इतिहास को लोगों को बताने के लिए, जागरूकता लाने के लिए सरकार के कोई प्रयास? देखिए, आज तक मैंने भी आपको निवेदन किया है कि लगभग 50-60 साल ज़्यादा केंद्र हो या राजस्थान हो, सत्ता हमेशा कांग्रेस की रही है और उन्होंने कभी भी अपने इतिहास को, सही बात को जनता के बीच में नहीं आने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी राजस्थान सरकार का, कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको आपकी पत्रकारिता का भाषा में कहा जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो यही उसको कहना पड़ेगा। मेरी बात में मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो वास्तव में हमारा इतिहास है, जो हमारा पौराणिक महत्व था हिंदुस्तान का, चाहे देवयानी से लेके प्रयागराज तक का, जितने भी हमारे इतिहास में जो बातें हमसे छुपाई गई, हमारी पीढ़ी से आज की पीढ़ी छुपाई गई, उनका महत्व वापस आज की पीढ़ी जाने, सच्चाई जाने और इन जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ी, राजस्थान की पीढ़ी, हमारे क्षेत्र की पीढ़ी उनको अपनाए, उसका लाभ ले और भगवान की कृपा इन सब पे बनी रहे। इसी के लिए हमारी सरकारें काम कर रही है और वो सपना हमारा आने वाले समय में साकार होगा। सनातन के अंदर कहते हैं कि ये तीर्थों की नानी मानी जाती है। सनातन संस्कृति के अनुसार अगर अपन बात करें तो देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। पुष्कर के सेम, जैसा पुष्कर है वैसा सेम ये देवयानी तीर्थ बसा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी तो इतिहासकार ज़्यादा बता सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं दिव्य और अलौकिक शक्ति अगर हमको अनुभव करना है तो वो तपोस्थली से कम नहीं है। आप सबसे भी, आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जिन भी लोगों ने आज तक बंदे बालाजी हो, चाहे सांबर हो, चाहे शाकंभरी माता हो या नरेना का दादू द्वारा हो, जिन्होंने भी आज तक दर्शन नहीं करे, कृपया करके पूरे परिवार के साथ दिमाग को बिल्कुल शांत रखते हुए एक बार इनका दर्शन जरूर करें। कहीं ना कहीं दिव्य अलौकिक अनुभूति आपको स्वयं को होगी, आपको महसूस होगा कि यहाँ पे
अलौकिक शक्तियाँ आज भी विराजमान हो करती हैं। ये देवयानी एक अलौकिक शक्ति का ही परिचय है। जस्ट पास में खारे पानी की झील है, अगर उधर पानी भरते हैं नमक निकलता है, लेकिन देवयानी में नमक नहीं जमता, समिष्टा कुंड में भी नमक नहीं जमता। ये सब चीज़ें दिव्यता के प्रतीक है, कहीं ना कहीं पौराणिक महत्व रखती हैं और इतिहास में ये अनछुई थी, मगर आने वाले समय में हिंदुस्तान के मानचित्र में ये सब चीज़ें रहेगी। नंदी महोत्सव को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ पूरे जयपुर जिले में इस प्रकार के मेले का आयोजन कहीं शायद ही कहीं होता होगा। मुझे नहीं लगता भाई पूरे राजस्थान में जैसा पूरे जयपुर जिले की तो मैं कहता हूँ हो सकता है ब्रजभूमि में कहीं लगता हो। एक अपने आप में अनूठी परंपरा शुरुआत से जो हमारे सांबर के तमाम पूर्वजों ने रखी है, उसका जुनून आज भी जनता में है, आज भी उसके प्रति आस्था लोगों में उतनी ही है। हमारी नई पीढ़ी को हो सकता है कि वो एक मनोरंजन का माध्यम लगती हो, मगर जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उन्होंने इतिहास के पन्नों से उस चीज़ को आज भी संजो के हमारे सामने रखने की कोशिश करी है। चाहे वो उससे जुड़े हुए तमाशे हैं, पिछले 10-15 दिन से तमाशों का दौर सांभर में चल रहा है, आज भी तमाशे हो रहे हैं, वो सारे एक जगह आके समागम करके और उस भव्य दिव्य मेले के रूप में एक नंदी यात्रा के रूप में पूरा अपना उसका पूरा कार्यक्रम वो रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, सबको आके वो देखना चाहिए। देश की आधी आबादी ने प्रयागराज में स्नान किया, कुंभ पहुंची, देश की आधी आबादी एक बहुत बड़ी बात है। आप भी हाल ही में प्रयागराज के, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर और आस्था को लेकर क्या? देखिए, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का एक छोटा सा भाषण विधानसभा में, एक वक्तव्य अगर आप सबने सुना हो कि प्रयागराज में जिसने जो चाहा उसको वो मिला। अगर हम एक टूरिस्ट बन के वहाँ जाते तो हो सकता है हमें कुछ अव्यवस्था मिले। अगर वाकई में हम सनातन प्रेमी हैं और आस्था की डुबकी अगर हम लगाने गए, तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने वो मौका अगर खो दिया तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी चूक थी, और उसमें मैं भी शामिल होते थे, बच गया। वो जो दिव्य अनुभव वहाँ पे जाके हुआ, मेरे मन में भी बहुत सी शंकाएं थी, क्योंकि टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में हमने देखा कि बहुत अव्यवस्था हो रही है, लोग परेशान हैं, घंटों जाम है, 30 किलोमीटर। हो सकता है जनता का दबाव रहा तो ट्रैफिक का थोड़ा सा भारत का पैदल चलना कोई वो नहीं है। अगर हम तीर्थ यात्रा में गए, आस्था से जा रहे हैं, तो पैदल चलना कोई अपराध नहीं है। इतने लाखों करोड़ों व्यक्ति एक साथ एक जगह आ जाएं और कोई भी एक वो छोटी सी अप्रिय घटना को छोड़ के अगर कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो और सारे लोग बिना जात पात के, बिना किसी भेदभाव के उस संगम में अगर डुबकी लगाते हैं, तो ये दिव्यता और अलौकिक शक्ति का अगर प्रकोप नहीं है तो क्या है। आप भी पैदल चले वहाँ? बिल्कुल पैदल भी चले, और उसी मैं 10 किलोमीटर रोजाना पैदल चलता हूँ, आप चिंता मत करो। लगभग 4-5 किलोमीटर चलना पड़ा हमें, उस समय ज़्यादा नहीं थी भीड़, और 5-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा होगा। तो इतने लोग अगर वहाँ आके और उस कार्यक्रम को अनुभूति करके अपना अनुभव लेके वहाँ से सकुशल अपने घर पहुँच गए, तो ये अलौकिक शक्ति नहीं है तो और क्या, ये बताइए आप। और मैं तो कहना चाहूँगा कि उस जगह जाके ही वो अनुभव लिया जा सकता है। आज उसको हम डेफिनेशन करना चाहें तो संभव नहीं है। जब आप अगर उस समय उस क्षण में अगर आप जियोगे, वहाँ जाओगे, तभी आपको अनुभूति होगी कि आपने क्या चीज़ पाई और क्या खोई। घूमने फिरने का शौक है आपको? हाँ, मैं जीवन हमको मिला है तो खुश रहने के लिए मिला है, और जब तक हम अगर दूसरे को नहीं देखेंगे सही नज़र से, दूसरी जगह हम नहीं जाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे। क्या शौक है आपके? नहीं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। एक तो सबसे बड़ा है कि हर व्यक्ति को रखना चाहिए प्रकृति से प्रेम। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, यदि आपके पास 2 गज जमीन है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। चाहे फलदार पौधे लगाएं, चाहे फूलदार पौधे लगाएं, चाहे आप खेती करें। आम व्यक्ति के जैसे अनुभव हम सबको लेना चाहिए कि एक किसान कितना कठोर परिश्रम करके हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे लिए फल उगाता है, फूल उगाता है। वो अनुभव हम लेंगे तो हम उसकी कदर भी करेंगे, हम भी प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाएंगे, और कहीं ना कहीं बेजुबान जानवरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे। क्या शेड्यूल रहता है सर आपका? ये शेड्यूल बहुत अच्छा रहता है। शेड्यूल बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, कई बार लेट भी उठते हैं। वैसे नॉर्मली 6 बजे के आसपास
उठ जाते हैं, उठ के नित्य कर्म करके जो अपना बगीचा है छोटा सा, उसमें सब्जियां वगैरह तोड़ना या पेड़ों को पानी पिलाना, फिर तैयार होके नाश्ता वास्ता करके जनता के बीच में बैठना, फिर समय मिलता है तो जो खेत हैं अपने उस पर ज़रूर मैं हर 2-3 दिन में जाके जो भी फसल होती है उसको देखना, अपने किसान से बात करना, और विशेष तौर से बेजुबान जानवरों के लिए हम कुछ ना कुछ करें, ये मन में रहती है कि जैसे फल पौधा हमको लगाना है तो हम नीम भी लगा सकते हैं, हम जामुन भी लगा सकते हैं, तो कम से कम 2 महीने किसी चिड़िया का पेट भर सकता है, 2 महीने किसी जानवर का पेट भर सकता है बेजुबान का, जिसको कोई देने वाला नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए मिलके कहीं ना कहीं कि अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए, उससे हमको खुद को भी अच्छा लगेगा, एक जीवन जीने का स्वस्थ तरीका भी मिलेगा, और हम किसी के लिए कुछ कर भी पा रहे हैं बिना अतिरिक्त आर्थिक खर्च करे बिना। जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, आप ड्रॉप आउट रहे, स्टडी में पढ़ नहीं पाए जी। तो आपने बच्चे से पूछा होगा, आपका बच्चा कितने साल का है? मेरा बेटा लगभग 22 साल का भी हो गया। अभी क्या कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है, अभी कोई विशेष कॉलेज में कर रहा है, BBA फाइनल ईयर कर रहा है। पूछा कभी उससे वो उसका क्या सपना है, क्या बनना चाहता है? डेली पूछता हूँ, बताता ही नहीं। बेटी भी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में है, 2nd ईयर में है। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे। बड़ी बेटी है, बेटा है? बेटा बड़ा। हम थोड़ी सी जानकारी और चाहेंगे, भाभी जी आपको राजनीतिक तौर पर कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं समझता हूँ उसके बिना मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता, और पूरा मेरे पीछे से, चाहे मेरा घर को देखना हो, चाहे व्यापार को देखना हो, या जो भी एक गृहिणी को अपना काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा उसने मेरा हमेशा साथ दिया है, और कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि भाई मेरे पीछे कोई देखने वाला नहीं। आपका ससुराल भी आपके विधानसभा क्षेत्र में ही है, तो आपको कभी ससुराल पक्ष में जाना पड़े, और जैसे एक दामाद की अभिलाषा होती है ससुराल में? देखिए, मैं जब विधायक नहीं बना था तो उस समय मैं सिर्फ एक घर का दामाद था, और विधायक बनने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा पूरे किशनगढ़ रहने वालों को कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ उस शहर में तो हर व्यक्ति मुझे दामाद का दर्जा मुझे उन्होंने दिया है 15 साल तक, और इतना सौभाग्यशाली शायद मेरे जैसा व्यक्ति उनको दोबारा कभी कि इस विधानसभा में होना नहीं। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो सबने, फुलेरा ने भी मुझे जो प्रेम दिया है वो शायद ही किसी को मिलेगा। जितना समर्थन मेरे पियर ने मुझे किया उतना ही समर्थन मेरे ससुराल ने भी मेरा किया। जी। और एक बात और जानना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक नगरी है सांभर, किसी टाइम ढूंढाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर सांभर में हुआ करती थी, और आज नंदी उत्सव जो होता है जी, वो उसी मारवाड़ ढूंढाड़ की शैली पर निकलता है, जहाँ तक मुझे पता है। देखिए, सांभर शहर जो है वो आधा शहर तो जोधपुर रियासत में था, आधा शहर जयपुर रियासत में था। एक कोट जयपुर का लगता था, एक कोट जोधपुर का लगता था। तो सांभर का अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो स्वर्णिम इतिहास रहा है। और आज़ादी के समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्ति नहीं दिखाते जोधपुर महाराजा साहब को, तो जोधपुर एक बार पाकिस्तान जाने का मानस बना चुका था। तो अगर कल्पना करिए उस समय अगर जोधपुर पाकिस्तान में मर्ज हो जाता तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक यहाँ हम होते हैं, हमारा अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि 3-3, 4-4 लड़ाइयाँ जब हो चुकी, बॉर्डर पूरे तबाह हो चुके हैं, तो आसपास की पूरी जनरेशन ही खत्म हो चुकी होती। तो ना नमक के अंदर अफीम पड़ी है, हाँ, ना जयपुर रियासत बच पाती, ना जयपुर राजधानी होता, ना राजस्थान का गठन होता। एक विचित्र तरह की आप कल्पना करिए कि अगर राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें जोधपुर रियासत अकेली, मैं समझता हूँ शायद 50-60% भाग जोधपुर रियासत का ही था, राजस्थान को बनाने में 50% भाग। हो सकता है भारत को पाकिस्तान से नमक लेना पड़ता, कुछ भी संभव था अगर उस समय महाराजा साहब अगर मानस बना चुके होते। और तत्कालीन हमारी जो केंद्र सरकार के जो विशेष रूप से जिनका अमूल्य योगदान रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें थे उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, उनके विशेष योगदान की वजह से जोधपुर बचा, और आज हम सब लोग अस्तित्व में हैं, हम आज इंटरव्यू करने की स्थिति में हैं। जी जी। जो आप मतलब बिल्कुल सक्रिय रूप से रहे 15 साल कार्यकाल में, तो उस समय का आपका कोई विशेष एक्सपीरियंस राजनीति को लेकर? देखिए, राजनीति मैंने पहले निवेदन किया कि मैं बहुत चुनिंदा लोगों में से हूँ जो मेरे पिताजी के आशीर्वाद की वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला
मेरा करियर शुरू हुआ और मैं पूरी जनता का, जब तक जीऊँगा मैं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर जो उन्होंने मुझे दिया मैं वो भूल नहीं सकता। हो सकता है इस बार नहीं दिया, तो लगातार 3 बार मुझ पर विश्वास किया। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से आज तक 3 बार लगातार कोई व्यक्ति नहीं जीता। जो सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस तहसील में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन गलतियों को आप सुधारना चाहेंगे कि हाँ ये चीजें तो, ये गलती तो मेरे से हुई है और इसको मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको जरूर सुधारूंगा। देखिए, मानव जीवन है, प्राकृतिक गलतियाँ हमारी होती हैं। कोई ऐसी गलती तो मेरे को जहाँ तक याद है मैंने कोई कभी करने की कोशिश भी नहीं करी, फिर भी गलतियाँ हो जाती है इंसान से। राजनीतिक करियर तो राजनीतिक रूप से फिर कभी कोई सुयोग्य समय आएगा, कोई भी अवसर मिलेगा, तो वह पार्टी इस लायक समझे कि वापस प्रतिनिधि कभी करेंगे, तो निश्चित तौर पे तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कमियां खामी रही होगी, जो भी कम्युनिकेशन गैप रहा या जनता को क्या कमी रही, उसका पूरा एनालिसिस करके नहीं आपने किया तो होगा एनालिसिस क्या? मैं समझता हूँ जनता ने तो 1.5 साल में अपनी गलती सुधार दी। 6 महीने में सुधार दी थी। लोकसभा चुनाव में ही जहाँ मैं 25,000 से ज़्यादा आ रहा था, लगभग 4,000 से माननीय सांसद महोदय को जिता दिया। तो जनता तो अपनी जगह अपना काम सही कर रही। एक बात और पूछना चाहूँगा, जो चुनाव हुआ, चुनाव हारने के बाद में, चुनाव से पहले भी आपका मानस नहीं था आप चुनाव लड़ें, जहाँ तक मैंने सुना है। अब आपका विचार आप बताएंगे। चुनाव नहीं लड़ने का आपका क्या विचार था? जो मैंने सुना भाई, बच्चों की शिक्षा को लेकर आप शहर में शिफ्ट होना चाहते थे। चुनाव हारने के बाद में भी आपका विचार था भाई फुलेरा छोड़कर जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पहली बार एमएलए बना तो मैं मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन करा के आया, और तीसरी बार जब एमएलए बना तो मैं उसको कॉलेज में एडमिशन करा के आया। तो मेरा अनुभव, मेरे बच्चों की तो पूरी स्कूल की लाइफ ही मेरे पॉलिटिकल करियर के पीछे निकल गई। तो ऐसा नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मगर मेरा मन सेटिस्फाई था कि भाई अपन ने 15 साल एक लंबा टाइम होता है। जो मेरा एक सरल भाषा में एक अपने जो सामाजिक समरसता है, अपने लोगों की सामाजिक जीवन होता है, उसमें एक ऐसा समय होता है कि आदमी इस्टेब्लिश करे, अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा काम धंधे के लिए भी कुछ करे। इस मामले में मैं बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया उस समय। तो 15 साल बाद में जब एक लोगों की नाराज़गी हर आदमी यूँ देखता था, तो मैं भी सेटिस्फाई था। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, कोई अगर और विकल्प आता है तो हम उसका तन मन धन से सहयोग करेंगे। मगर पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लड़ूं, और ऐसा नहीं था कि मैं ही लड़ूं। दोनों बातें थी कि भाई मैं ही लड़ूं, और ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं लड़ूं। ईजी वे में था अपना कि भाई अगर पार्टी को लगता है कि भाई मैं लंबे टाइम रह लिया और अब मेरे चुनौतियां ज़्यादा है, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो पार्टी उचित समय पे उचित स्थान पे अपना निर्णय लेती, तो मैं पार्टी के निर्णय के साथ रहता। ये मेरा मन में था। और फिर पार्टी ने मुझ पर ही विश्वास जताया, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। चुनावों के नतीजे आने के बाद में लोगों ने ये कहा है कि आप फुलेरा छोड़कर नहीं जाओगे, आपको फुलेरा में ही रहना है। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई मानस नहीं था कि मैं कोई फुलेरा छोड़ के कहीं जाऊँ। मैंने तो ऐसा कभी किसी को कहा भी नहीं, और मैं क्यों जाऊँगा छोड़ के। मेरा तो घर है, मेरा गांव है, मेरा सब कुछ यहीं है। तो मैं तो जब सब कुछ था तभी नहीं गया, तो अब क्यों जाऊँगा मैं। आपके समर्थकों के बीच में ऐसा कुछ डिस्कस हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है, जब कोई चीज़ का क्रम टूटता है तो कई तरह की मिथ्ये भी फैलते हैं। हमने देखा है लोगों को, कोई अनर्गल बोल रहा है, कोई गुस्से में धमका रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, वो इंसान ही है अपन भी। मगर उसका लाभ क्या मिलना, मैं जयपुर चला जाऊंगा तो मेरा तो कुछ होगा नहीं होगा, मैं जनता का या कार्यकर्ताओं का अहित क्यों करूं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बात पे गुस्सा आया हो, फिर बाद में आपने गिल्ट किया हो कि यार नहीं यार गलती? बहुत से समय आते हैं, बहुत सारे। लास्ट टाइम? हाँ, नहीं बहुत से आते हैं। लास्ट टाइम का कोई एक्सपीरियंस? कई बार हो गया। ऐसा नहीं होता, कई बार होता है, मन में आ जाता है तो उसको अपन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया, मन में भी खुद ही पी के और खुद ही सोचते हैं कि यार अपन फालतू टेंशन ले रहे। तो दोस्त है कोई आपका? हाँ है, कई दोस्त हैं स्कूल के। हाँ मिलते हैं, हम कभी कभार मिलते हैं। तो उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत कम समय मिल पाता है, वो भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो कहते होंगे कभी कभार कोई शादी फंक्शन में कोई इनवाइट करते हैं तो मिल लेते हैं। बाकी मेरे साथ वाले क्लासमेटों की अभी तक शादियां हो रही है।
हाँ, मेरी शादी को 25 साल होने वाला है, उनकी शादी हो रही है अभी तक। क्या एज हो गई आपकी? मेरी अभी 43 की एज है 40। जी। तो वो बिहेवियर कैसा रहता है, जैसे पुराने स्कूल दोस्त मिलते होंगे? बहुत अच्छा मिलता है, वो हमारी दोस्ती वही है। स्कूल टाइम की तरह? हाँ, वो लोग जरूर थोड़ा हिचकिचाते हैं कि पता नहीं कैसा है, नेता है क्या है, बाकी वो जो टच में रहते हैं वो तो जानते हैं कि अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आदमी है। फिर अपन बात करेंगे विधायक बन गया, पता नहीं भाव देगा कि नहीं देगा। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। देखिए, ऐसा है, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई व्यक्ति अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको एक बात सिखाई जाती है कि आप नेता मत बन के रहिए, कार्यकर्ता बन के रहिए। तो कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं लगता। पूर्व विधायक हो सकता है, पूर्व सांसद हो सकता है, पूर्व मंत्री हो सकता है, मगर पूर्व कार्यकर्ता किसी के लिखा नहीं जाता। तो अगर हम साधारण जीवन जिएंगे, तो मैं जब विधायक नहीं था तब भी मैं सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदता था, मैं विधायक था तब भी खरीदता था, और आज मैं विधायक नहीं हूँ तो भी मैं सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता हूँ। सब्जी आपको भी लेके? मैं सब्जी भी लेके आता हूँ, मैं फ्रूट्स भी लाता हूँ, मैं आइसक्रीम भी लाता हूँ, चॉकलेट भी लाता हूँ, मैं कुछ भी ला सकता हूँ। क्यों नहीं ला, मैं भी आम आदमी तो हूँ, साधारण आदमी हूँ। कौन सी सब्जी पसंद है आपको? हाँ, सारी सीजन की सब्जियाँ सब पसंद होती है, कोई एक स्पेशल? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति हमें देती है अपनी परिस्थितियों के अनुरूप वो सब अच्छा है। कोई चीज़ महीने में 10 दिन बनाता हूँ।